बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के चैप्टर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें। इसके पहले जो पार्ट 1 का जो आपको सभी अपलोड कर दिया जाएगा, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देख रहा है चैप्टर 2 है कृषि। भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। भारत जो कृषि से देखा जाए, कृषि के हिसाब से देखा जाए तो एक संपन्न राज्य है। संपन्न राज्य इसका मतलब क्या जी, भारत में जो कृषि होती है बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रहा है जी, जिसमें भारत में अग्रणी मतलब क्या, भारत सबसे आगे है। यह विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, बांगर, खादर, और जो कि बहुत ही विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसमें हुम्स का मात्रा अधिक पाया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी, लई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर कहते हैं और खादर कहते हैं। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धक काल मिलता है। और यहाँ पर तापमान अगर देखा जाए, तापमान के हिसाब से जो टेम्परेचर होना चाहिए जिस चीज़ का खेती के लिए, उसको देखा जाए तो वो भी क्या चीज़ होता है, अच्छी तरीक़ा से प्राप्त हो पाता है, या कह सकते हैं अच्छी तरीक़ा से मिलता है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के फसलों के लिए लंबा वर्धक का मिलता है। हिमालय से निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। हिमालय से जो नदियाँ बहती है, क्योंकि हिमालय पर क्या है, ऊंचे क्षेत्र पर हिमालय है, जिसके कारण वो हिमालय पर बर्फ़ जमा रहता है। अब बर्फ़ से क्या चीज़ गिरता है, निकलता पिघलते रहता है पानी हमेशा, और सालों भर क्या चीज़ पानी नीचे गिरते रहता है। इस कारण इस सारी नदियों में, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियों में क्या चीज़ हमेशा 12 मास यानी कि 12 मंथ तक पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाले 17 ग्लेशियर से पिघल कर निकलता है। मानसूनी वर्षा भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनः भरण करती है। भारत कृषि संपन्न को यह कृषि का अनूठा उपहार है। जो भारत जो है, जो कि संपन्न देश है, कह सकते हैं। यहाँ पर जो भूमि है, जो भारत में भूमिगत जल बनता है, बहुत अच्छी भूमिगत जल बनता है, जिससे यह कहना संभव है, या कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, भूमिगत जल बनकर यह भूमिगत जल को अच्छी तरीक़े से प्रेरित करता है। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। मानसून का अगर स्वभाव देखा जाए तो कृषि के लिए नहीं, खेती के लिए वर्षा अधिक होना चाहिए। अगर वर्षा नहीं हो पाएगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो कृषि को तो लगा दिया जाएगा, लेकिन वह फसल तैयार नहीं हो पाएगा, बढ़िया से फसल नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्षा करने के लिए, कृषि करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, मानसून का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, यानी वर्षा अधिक महत्वपूर्ण रखता है, वर्षा होना चाहिए। जैसे वो सर कैसे, कौन सा फसल में, कुछ फसल तो ऐसे होते हैं जो वर्षा का नहीं होता, हमके कुछ फसल तो ऐसे होते हैं जो वर्षा के कारण नहीं होता है। जैसे धान की खेती, जब तक वर्षा नहीं हो पाएगा धान की खेती हो ही नहीं पाएगा बढ़िया से। तो इसलिए कहा जाता है कि खेती कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्या चीज़, स्वाभाविक है मनुष्य की क्या चीज़, क्रिया बारनी, या कहना कि वर्षा का होना। अधिकांश भाग में वर्षा में वर्ष में 3 से 4 महीने ही होती है। अधिकांश भाग में देखा जाए, अधिकतर जगह पर देखा जाए तो वर्षा क्या होता है, 3 से 4 महीने, साल में मात्र 3 से 4 महीना वर्षा होती है, वह भी असमान तथा अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्र में साल में एक ही फसल उपजाई जाती है। यही कारण है कि साल में मात्र एक ही फसल उपजाई जाती है, ये अलग अगल में, क्योंकि वर्षा तो क्या बहुत जगह पर पानी के कारण, पानी तो 3 या 4 मंथ होता है, अब बिना कृषि पानी के तो हो ही नहीं सकता है। और वर्षा कहाँ होता है, साल भर तो वर्षा होता नहीं, सिर्फ कै मंथ होता है, 3 या 4 मंथ। तो बहुत जगह ऐसा जो कृषि होता है जो सिर्फ 3 से 4 मंथ होता है, या कि एक ही फसल लगाया जाता है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत में अधिकांश क्षेत्र में शुष्क खेती का प्रचलन है। यही कारण है कि भारत में अधिकांश जगह खेती इस तरह शुष्क होता है, क्योंकि क्या वर्षा नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में अधिकांश जगह खेती कैसा होता है, शुष्क खेती होता है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क यानी नया तरीका से विकसित, जो नलकूप के द्वारा, मोटर के द्वारा, बोरवेल के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा जो खेती किया जाता है, वह कौन खेती के अंतर्गत आएगा, ड्राई एग्रीकल्चर। क्योंकि वर्षा का कारण तो हुआ नहीं, सूखा था, उसके बावजूद भी आप खेती किए मोटर लगाकर, जिसके कारण इसे कौन खेती कहा जाता है, ड्राई खेती यानी शुष्क खेती कहा जाता है। महत्व क्या है, कौन महत्व भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। कारणों, बहुत सारे कारणों से भारत में कृषि का महत्व है। जो कौन कौन कारण है मुख्यतः वो देख सकते हैं हम लोग।
कि यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 भाग की जीविका कृषि पर निर्भर करती है। भारत में जितने भी लोग हैं उसका 2/3 हिस्सा, यानी कि अगर भारत में 3 लोग रह रहे हैं तो उसमें 2 लोग किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। यानी कि लगभग 75% भाग जो है भारत के क्या चीज़ है, भारत के 75% लगभग भाग क्या चाहिए? खेती पर। 70% भाग खेती पर, कृषि पर निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। अब भारत में जितना भी विशाल जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या है, वो सारा जनसंख्या किस पर डिपेंड करता है? कृषि से ही सभी को भोजन प्राप्त होता है। कई कृषि जन्य कंचोमाल उद्योग को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उद्योग। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। बहुत सारा ऐसा भी उद्योग है जिसको कौन माल? कच्चा माल का उपयोग करता है। जैसे बोल सर कौन सा उद्योग कच्चा माल का उपयोग करता है? जैसे देखा जाए तो चिप्स बनता है, जो चिप्स लेज बनता है वो किससे? आलू से बनता है। तो आलू को कौन माल हो गया? कच्चा माल हुआ। आलू कहाँ बनता है? आलू तो खेत से उपजता है, बनता तो है नहीं, कृषि से आता है। तो यानी कि चिप्स के उद्योग के लिए कच्चा माल कौन हो गया? आलू हो गया, जो कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है माल। जैसे रसदार फल जैसे जेली, जैम, स्वैस उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह से रेशम का कीड़ा रेशम वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इसे तरह की कृषि के उद्योग को मजबूती प्रदान करती है। यानी कि कह रहा कि बहुत सा ऐसा कृषि है जिसके कारण क्या चीज़ होता है? खेती करते हैं। खेती करने के कारण खेती होता है। जब उद्योग होता है, उद्योग में जब उद्योग में कच्चे माल की आवश्यकता हो, जो खेती से आपूर्ति होती है। यही कारण है कि लोग खेती करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अब, क्योंकि मजबूत बना रहा है, क्योंकि सारा माल क्या चीज़ जल्दी से बिक जाता है, महंगे दामों पर बिक जाता है, जिसमें खेती में वृद्धि करने का संभावना बढ़ जाता है। चौथा कारण यह है जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता को कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। किसकी विविधता? फसलों की विविधता। फसलों की विविधता पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जैसे चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादों में भारत विश्व में अग्रणी है। करा कोई चीज़ में, कुछ बहुत सारे चीज़ में भारत क्या है? बहुत आगे है। जैसे कौन कौन से में? चाय में, गन्ना में, मोटे अनाज में भारत एकदम आगे निकल गया है। यानी भारत विश्व में अग्रणी देश है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में इसे दूसरे तथा चौथे स्थान पर है। और चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं के पास में भारत क्या है? कौन पास? का पास। कौन बाकू? तंबाकू। कौन बल? चावल, जूट। इस सभी में क्या है? भारत दूसरे और तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में आ गया है। 5वां कारण है राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। भारत में लगभग कितना है? 24% आय जो होता है जीडीपी का होता है। यानी कि 100 रुपया में टैक्स वसूला जाता है भारत में, तो 24 रुपया कहाँ से आता है? कृषि से आता है। खेती के कारण आ पाता है सरकार के पास। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तटकर की आय बढ़ती है। यही कारण है कि इसमें कृषि के आंतरिक एवं व्यापारों में बहुत सारे भूमिका है। और यहाँ रेल की आय और विदेशी आय में भी बढ़ती होती है, क्योंकि रेल की आय में जब खेती होता है, प्याज जो होता है, जैसे आलू होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, जो तब बोल सर रेल में किसे बढ़ती हो गया? क्या खेत में हो रहा है चावल, गेहूं, आलू? तो एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए मालगाड़ी की आवश्यकता होती है। उसे वस्तु की रेल मार्ग की आवश्यकता होती है। तो रेल मार्ग के द्वारा, जिसको कहते हैं हम लोग मालगाड़ी, उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। जिसे खेती करने पर रेल मार्ग में भी क्या चीज़ और परिवहन में भी क्या चीज़ सुविधा होती है, और उसमें भी लाभ प्राप्त होते हैं। संक्षेप में कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो मुख्य रूप भोजन, कृषि का मेन कारण है कि क्या चीज़ प्रदान करना? भोजन प्रदान करना। उद्योग धंधे को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा कृषि उत्पादों के लिए निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। यही कारण है कि कृषि के लिए मुद्रा कैसा मुद्रा प्राप्त करना? निर्यात मुद्रा प्राप्त करना के लिए करना है। करा भारत में कृषि भूमि उपयोग। करा कृषि पर आधारित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। कृषि आधारित भूमि के लिए भूमि का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह पूरी तरह से भूमि पर निर्भर है। इसलिए गांव में भूमिहीन या गरीब के बच्चे सह संबंध देखने को मिलता है।
फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उद्योग, परिवहन, आवास में इनके उत्तम महत्व नहीं है। ये बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। अस्थायी संपत्ति के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इसके सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ता है। कर्ज के लिए इसे गिरवी रखा जाता है, इसलिए भूमिहीन इस सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। कृषि जो होता है, जो भूमिहीन लोग हैं उसके पास भूमि नहीं हो पाती है, ज़मीन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या करता है वो सारा चीज़ क्या मोल लाता है। यानी कि भूमि भी क्या चीज़ लेता है, किराया पर लेता है, ठेका पर लेता है, और हर एक चीज़ वस्तुओं को भी भूमि के पैसा पर लगता है, जिसके कारण इसके पास जो किसान करता है, किसान है जो खेती कर रहा है इस भूमि पर, इस पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, अधिक से अधिक मात्रा में नहीं खेती कर पाता, जिससे अधिक चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसके पास जो भूमि है जो धीरे धीरे कर्ज में चला जाता है, और कोई कारण बस भूमि में नहीं ज़मीन कृषि नहीं बढ़िया से हो पाया, फसल अच्छे से नहीं उग पाया, तो कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसके ज़मीन पर, इसके भूमि पर या कर्ज में डूबता चला जाएगा। इसलिए भूमि उसकी कृषि उसी लिए जिसके पास अपना ज़मीन है, अपना ज़मीन रहता है तो उसे अधिक से अधिक कर पाता है, जिसके कारण वह आगे से आगे बढ़ पाएगा। अगर नहीं अधिक से अधिक कृषि कर पाता है तो हर एक चीज़ पैसा पर लाने पर यह धीरे धीरे गरीब होते चला जाता है। भूमि को सम्मिलित किया जाता है कै भागों में, 3 भागों में। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कौन बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। दूसरा चालू प्रतिभूमि, कौन प्रतिभूमि, चालू प्रतिभूमि। तीसरा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तीसरा कौन योग्य भूमि, कृषि योग्य या व्यर्थ भूमि। करा पहला समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, कौन वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि में उत्पन्न 2 ही रूपों में हो पाती है। यही कारण कि ऐसी स्थिति कृषि में कै रूपों में हो पाती है, 2 रूपों में कृषि हो पाती है। जैसे कौन सा है, कौन कौन सा रूप में होता है दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा ना कि बहुत आवाज़ आ रहा है, बाहरी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, बहुत इधर कंस्ट्रक्शन होगा, मैं कई बार बताया होगा, मैं आज भर थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा। मैं ऐसा करूँगा कि आज से रात को वीडियो बनाऊंगा, जो जब कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा 6 बजे के बाद तक बंद चलता है, 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा नहीं, उसके बाद मैं 6 बजे के बाद वीडियो बनाऊंगा ना, जिससे आवाज़ नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आज भर थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा देखते हैं, अगर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो इतना ही तक वीडियो रह देंगे, कुछ देर और देखते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, मैं आज से शाम को रात को बनाऊँगा वीडियो, जिससे कि उसमें न तो बाइक का गाड़ी का आवाज़ आवे और नहीं आसपास का आवाज़, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है, उसका भी आवाज़ आ पाए। तो आज भर आज वीडियो को मैनेज कर लीजिए। कल से मैं कोशिश करूँगा कि रात ही में वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, यानी कि कल से सुबह में वीडियो अपलोड होगा, शाम में नहीं, क्योंकि सुबह बनाते हैं वीडियो तो शाम में अपलोड करते हैं। अब शाम में बनाएंगे तो सुबह अपलोड करना कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारा हथौड़ी, छेनी और क्या क्या चीज़ का आवाज़, मशीन का आवाज़ चलते दिखाई देता होगा, इसलिए थोड़ा सा आज भर मैनेज कर लीजिए। कल से मैं एक प्रयास करूँगा आज से रात ही से वीडियो बनाने के लिए। करा प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वृद्धि, करा पहला क्या है, प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वृद्धि क्या है जो समझते हैं। करा कि दूसरा क्या है, एक ही कृषि वर्ष में प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वृद्धि क्या है जो समझते हैं। करा एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक बार फसलों को उगा कर कुल उत्पादन में वृद्धि करना, इसे शस्य गहन कहती है। शस्य गहन कौन सी करती है जो समझेगा। ये मानो कि मेरे पास 1 कट्ठा खेती, कितना कट्ठा, 1 कट्ठा खेत ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है, मैं 1 साल में क्या मंथ होता है, 4 मंथ होता है, और हर एक फसल की समय वृद्धि कितना होता है, 3 से 4 मंथ तक बीच में एक फसल तैयार हो जाता है। तो हम इस पर कहते हैं 1 कट्ठा मेरे पास खेती है, तो मैंने 1 बार खेती किया तो कितना कट्ठा का यूज़ किया, 1 कट्ठा का यूज़ कर पाया। तो अब मैं इसको साल भर में 2 बार यूज़ करूँगा तो कितने फसल उपजा लिया, 2 कट्ठा के बराबर मैंने फसल उपजा लिया। क्यों, क्योंकि मैंने कई बार खेती किया, साल भर 2 बार खेती किया। इसी खेत पर हम साल भर में कई बार खेती करें, 3 बार खेती करें, तभी कितने फसल हमको हो गए, 3 कट्ठा के बराबर हमको इस पर फसल उपजा। तो हम कह सकते हैं कि कितने बार इसको उपज कर लिए, 3 बार। इसी को कौन गहन कहते हैं, सहस्र गहन। कौन गहन, सहस्र गहन कहलाता है। यानी एक ही खेत में 2-3 बार खेती करना ही क्या कहलाता है, सहस्र गहन। यानी कि मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है तो मैं 1 बार खेती करूँगा, 1 साल में एक ही कृषि कर पाऊँगा, एक ही खेती कर पाऊँगा, एक ही फसल उपजा पाऊँगा, तो 1 बीघा को हुआ। अब उसी को हम 1 साल में 3 बार, तो कितना, 1 बीघा में कितना, 1 बार खेती कर पाए साल भर में। अब वही खेती, 1 ही बीघा को खेती को हम साल
भर में 3 बार फसल उपजाएं तो कितने बीघा के बराबर हो जाएगा? 3 बीघा के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास सहस्त्र गहनता कितने होगी? 3 बीघा का सहस्त्र गहन हो गया। यानी कि एक ही जमीन पर एक साल में अधिक से अधिक पैदावार करना ही क्या कहलाता है? सहस्त्र गहनता कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जैसे तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है, एक कृषि वर्ष में तुम धान की फसल को बोकर धान उपजाते हो, इसके बाद रबी के फसल में 2 हेक्टेयर में तुम गेहूं को बोकर फसल उपजाते हो, फिर जायद फसल में समय के कम अवधि में तैयार होने वाली मूंग की फसल बोकर उसकी कटाई कर लेती है। सच मानता में पास तो 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, किंतु एक कृषि में तो तुम भूमि में 3 बार फसल कर दिया। अभी बताया था मैं कि 1 कट्ठा में करता, एग्जाम्पल इसमें दिया क्या हेक्टेयर के? 2 हेक्टेयर का दिया। इसके पास 2 हेक्टेयर का ज़मीन था और एक साल में 3 बार खेती किया, तो टोटल कितने बार किया फसल उपजाया? 3 बार। तो टोटल क्या हो गया? 3 × 6, 2 हेक्टेयर का ज़मीन था, कै बार फसल उपजाया? 3, तो 3 दूना 6, तो टोटल कितने? 6 हेक्टेयर ज़मीन का उत्पादन यानी कि वाली फसल का लाभ उठा पाया। इस सहस्त्र गहनता के लिए सूचकांक द्वारा लिखित जाता है। इसे ये क्या सहस्त्र गहनता का फार्मूला क्या हो गया? कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो कुल कितना बोया गया था? 6 बीघा, 6 हेक्टेयर में बोया गया था, यानी कि 6 बीघा में बोया गया था। और कितने बार टोटल था? कितना? 6 बीघा वाला खेती किया, 6 हेक्टेयर खेती किया। और कितना इसके पास ज़मीन था? मात्र 2 हेक्टेयर ज़मीन था, उसी पर 3 बार किया था, 3 × 6 तो हुआ कितना? × 100। तो कई बार 300% खेती क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि पहले 1 बार खेती कर रहा था, कई बार खेती कर रहा? 3 बार, तो कई 100% बढ़ गया? 300% बढ़ गया। इसी को कौन गहनता कहते हैं? सहस्त्र गहनता। था सहस्त्र गहनता का यहाँ फार्मूला याद कर लीजिएगा। कौन गहनता? सहस्त्र गहनता। कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100 को कौन गहनता कहते हैं? सहस्त्र गहनता कहते हैं। सहस्त्र गहनता की प्रभाव करने वाली कारक देखते हैं। सहस्त्र गहनता की प्रभाव करने वाले कारक क्या है? पहला सिंचाई। कौन चाई? सिंचाई होना आवश्यक है। जब तक सिंचाई नहीं हो पाएगा तो क्या कृषि कर पाएंगे? नहीं। दूसरा उर्वरक होना, तीसरा उन्नत बीज, चौथा यंत्रीकरण, पांचवा कीटनाशक, छठा कृषि उत्पादन का उचित मूल्य। अब कहेगा सर ये तो पढ़ के बता दिए, हमको समझ में आया है नहीं, हमको नीचे से बढ़िया से बताइए। हम लीजिए आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। क्या हेक्टेयर? 2 हेक्टेयर। हम इस पर सहस्त्र गहनता करेंगे और सहस्त्र गहनता मेरे पर फायदा हुआ कब? बढ़िया से खेती हो पाए, सहस्त्र गहनता की खेती कर रहे हैं और वह खेती अच्छी तरीक़ा से हो पाए, तभी तो मेरा क्या कहलाएगा? सहस्त्र गहनता कहलाएगा। तो अच्छी तरीक़ा से खेती करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए? सिंचाई की सुविधा। कौन चाहिए? सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि पहला कारण सिंचाई होना चाहिए। सिंचाई होगा तभी तो पानी मिलेगा फसल को, तभी तो पैदावार अच्छी प्रकार से हो पाएगी। दूसरा सिंचाई कर लिए और उसमें हम खाद डालें हैं, ये नहीं मिट्टी उर्वरक, ज़्यादा उर्वरक वाला मिट्टी है नहीं, तो क्या अच्छी से खेती हो पाएगी? नहीं। चाहे 5 बार 50 बार खेती कर लीजिए, अच्छा से जब वहीं पर फसल उपजाएगा ही नहीं। और तो किस लिए कीजिएगा सहस्त्र गहनता? तो उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता चाहिए? उर्वरक की आवश्यकता। यानी सबसे पहले सिंचाई चाहिए सहस्त्र गहनता करने के लिए, उसके बाद उर्वरक चाहिए। तो तीसरा उर्वरक भी मिल गया, सिंचाई भी बढ़िया सुविधा प्राप्त कर लिए, उर्वरक भी ले आए। अब बीजे बढ़िया नहीं है, उन्नत चीज़ के बीजे नहीं, बढ़िया नहीं, खराब बीज है, बीजल बीजवा है। बीजवा क्या है? बीजल है। क्या करेंगे तो पैदा जो लगाए बीज फसल लगा दिए और पैदे नहीं हो, जलम भी नहीं रहा और बीज जलम भी नहीं रहा, तो क्या कहलाएगा? जब जलम भी नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? कह सकते हैं कि क्या उन्नत बीज है? नहीं। तो सिंचाई भी कर दिए, खाद भी दे दिए, बीज बढ़िया बीज ही नहीं ला पाएंगे तो क्या अच्छी से फसल हो पाएगा? नहीं। तो तीसरा कौन बीज होना चाहिए? उन्नत बीज, यानी कि अच्छे किस्म का बीज होना चाहिए। या अच्छे किस्म के बीज में लाने के लिए क्या चाहिए? दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। दाम देना पड़ेगा तो कृषि पर महंगाई पड़ेगा। तीसरा होगा यंत्रीकरण। कौन कारण? यंत्रीकरण। अब यंत्र के द्वारा सही खेती करना चाहिए। यंत्र के द्वारा मतलब अब जल्दी जल्दी काम करना है तो क्या जहर बैल से चलाइएगा पहले के ज़माना जैसा, तो उतना बढ़िया से खेती नहीं हो पाएगा। यंत्रीकरण, निकाई के लिए, कोड़ाई के लिए यंत्र की आवश्यकता करना चाहिए, तब जाकर हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे। जैसे धान कटता है तो धान क्या यंत्र से पहले कटता था, ऐसे काट रहा आदमी 1 बीघा काटने के लिए 1 महीना का टाइम लगा निकाई कोड़ाई करने में। अब है क्या चीज़? यंत्र लगा गया है, ट्रैक्टर लाएगा, काटते हुए चला जाएगा, वो बांधते हुए चला जाएगा, सारा चीज़ एक ही साथ होते चला जाएगा। फिर चौथा क्या है? कीटनाशक। अब यंत्र की सुविधा भी मेरे पास है। अब फसल में क्या लग गया? फसल में लग गया बीमारी आ गया, जो पिल्लू चाट कर पीला पड़ने लगा, यानी कि फसल खराब होने लगा, तो उसमें कीटनाशक छीटेंगे। कीटनाशक का मतलब क्या चीज़? तेल पाउडर जो छीटते हैं, दवाई जिसको हम लोग कहते हैं, दवाई छीटेंगे तभी तो अच्छा पैदावार हो पाएगा। तो यानी कि पहला सिंचाई, दूसरा उर्वरक, तीसरा बीज, चौथा यंत्रीकरण, पांचवा क्या होना चाहिए? कीटनाशक होना चाहिए।
और इस सब चीज़ हम कर लिए, सिंचाई भी बढ़िया से कर लिए, उर्वरक भी बढ़िया से आया, उन्नत बीज भी प्राप्त कर पाए, यंत्रीकरण भी हो गया, कीटनाशक भी हो पाया, और जब मार्केट में वो पैदावार करके घर ले आए, अब बेचने गए तो अच्छा दाम ही नहीं मिल पाया। तो इतना करना तो सारा चीज़ क्या हो गया, बेकार हो गया। तो छठा किरण क्या हो गया, उचित मूल्य, उत्पादन मूल्य मिलना हमको, जो हम पैदावार किए हैं, पैदा किए हैं, उसका अच्छी तरीक़ा से भुगतान हमको होना चाहिए कि कितना उसका पैसा मिलना चाहिए। यानी 6 भी कारण होगा तभी हम लोग सहजता गहनता की खेती कर पाएंगे। इसमें से कोई भी एक कारण नहीं हो पाएगा तो सहज गहनता हम लोग का नहीं हो पाएगा। यानी कहने के लिए कि अच्छी सहज गहनता करने के लिए इस सारे 6 चीज़ हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे तरीक़ा से खेती कर पाएंगे या हो पाएगा। इस समय तुम्हारा साहस गहनता 300% हुई। तो कैसे % हुआ साहस गहनता, क्योंकि 2 हेक्टेयर के ज़मीन में मैंने 3 बार क्या किया, खेती किया। तो टोटल एक साल में कितना खेती कर लिया, 6 हेक्टेयर खेती कर लिया, 3 दूना 6 हेक्टेयर। तो कितने गहनता बढ़ गया हमारा खेती करने का तरीका, 300% बढ़ गया। यानी पहले 100% कर रहे थे, अब कितना 3, यानी कि पहले 1 बार खेती कर रहे थे साल में, अब कितने बार कर रहे हैं, 6 बार। कब, जब ये 6 चीज़ का सुविधा हमारे पास हुआ तब। तो हमारी खेती कृषि का कितना % बढ़ गया, 300% भाग बढ़ गया। सहज गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। या अगर सहज गहनता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे आगे कौन है, पंजाब राज्य है, जो सहज गहनता सबसे अधिक किया जाता है। सहज गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। सहज गहनता को क्या, जब अभी बोले कि सारा चीज़ सुविधा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, अधिक से अधिक पैसा की आवश्यकता है, जिसको हम लोग पूंजी कहते हैं। तो सहज गहनता की खेती को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पैसे पूंजी की आवश्यकता की जा सकती है। इसे सहज गहनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए अगर सहज गहनता की खेती करना चाहते हैं तो उसमें निवेश भी करना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों का क्या संबंध बहुत गहरा है। बच्चों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब की तुलना में बिहार में सहज गहनता क्यों कम है। अब देख सकते हैं कि पंजाब की तुलना में बिहार में सहज गहनता क्यों कम है। अब देखेंगे पंजाब में तो सहज गहनता अधिक है, अब बिहार में सहज गहनता क्यों कम है, जिसके बारे में जानेंगे कि हमारे में भी तो होना चाहिए। क्या हमारे में यहाँ इस सारे 6 चीज़ की सुविधा नहीं है क्या हमारे पास अगर नहीं है तभी तो नहीं सहज गहनता हो पाएगा। अगर 6 चीज़ की सुविधा हो जाएगा और उसके बाद पैसा की भी सुविधा हो जाए, जिससे जो 6 चीज़ है उससे हमें प्राप्त हो पाया, तो हम लोग भी साहस गहनता कर सकते हैं, बिहार के लोग भी साहस गहनता कर सकते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र जो है उसको बढ़ाने का गहनता बहुत ही कम है, ज़्यादा आशा भी नहीं कि हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन साहस गहनता की वह बिल्कुल, जिसमें भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साहस गहनता में जरूरी है कि साहस गहनता में कृषि उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। निवेश उपयोग क्या है, अभी आप यहाँ पे एगो शब्द सुने, इसमें निवेश करने की क्या आवश्यकता अधिक है। तो निवेश उपयोग क्या है, तो हम लोग समझते हैं कि निवेश या निवेश उपयोग क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, कौन वाली डिबिया, नीली वाली डिबिया। हम देखते हैं, पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, निवेश उपयोग कहलाता है। यानी पूंजी लगाकर ये 6 चीज़ का उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है, निवेश उपयोग कहलाता है। कौन लाता है, कहलाता है। हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर सब्सक्राइब करें। अगर भारत के अधिकांश भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। वर्षा का वितरण सभी जगह समान नहीं होते हैं। अब वर्षा का जो वितरण है भारत में, सभी जगह समान वर्षा नहीं रहने के कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है, तब इस वर्षा को पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह कृषि 2 प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि। अब कहेगा कि सर अब हमको समझाइए कि क्या है पोषित भूमि, क्या है वर्षाधीन भूमि, क्या है। अब मान लीजिए मैं खेती कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या खेती, मेरा पास खेत है, ये 2 हेक्टेयर का खेत है। बोल सर इतने है, अरे समझाने के लिए यार कितनी है, 2 हेक्टेयर का खेत है। अब मेरे पास तो ये भी नहीं है, 2 हेक्टेयर का खेत है, इस पर क्या करना चाहते हैं, खेती है, हम इस पर कृषि करना चाहते हैं। अब हम किस पर निर्भर, मेरे पास नलकूप नहीं, मेरे पास पैसा की सुविधा नहीं कि हम नलकूप लगवा सकें, मेरे सिंचाई कर पाएँ, तो हम किस पर अधीन हो जाएंगे, वर्षा पर। यानी कि बादल आएंगे वर्षा लाएंगे, अब वर्षा पड़ेगा तो खेत में पानी की मात्रा बढ़ेगा, आर्द्र होगा तो क्या कृषि कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे अगर इसका उल्टा हो गया, वर्षा ना पड़े तो क्या हो जाए, पर वर्षा पर रही अधिक रहें, तो यहाँ पर 3 कारण हो सकता है। अगर
वर्षा पड़ा तो खेती तो बढ़िया हुआ। यदि इसका उल्टा विपरीत देखा जाए तो वर्षा कम पड़ा, क्या पड़ा, वर्षा कम पड़ा तो कृषि बढ़िया, उपज बढ़िया, पैदावार बढ़िया हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वर्षा अधिक पड़ गया तो पैदावार क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, जिसके कारण पूरा पैदा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका नुकसान भी, ज़्यादा वर्षा भी पड़ेगा तो नुकसान है, कम वर्षा भी पड़ेगा तो नुकसान है, और वर्षा नहीं भी पड़ेगा तो भी नुकसान है। यानी कि समान मात्रा में वर्षा होनी चाहिए, तभी भी पैदावार कर सकते हैं। इस तरीक़ा से वर्षा द्वारा किया गया, वर्षा पर निर्भर रहकर किया गया खेती क्या कहलाता है, पोषित कृषि। कौन कृषि, पोषित कृषि। कौन कृषि कहलाता है जी, पोषित कृषि कहलाता है। या इसी को पोषित कृषि ना कहकर हम लोग क्या, वर्षाधीन कृषि। कौन धीन, वर्षा, क्योंकि डिपेंड किस पर है, वर्षा पर, वर्षाधीन कृषि, क्योंकि हम लोग डिपेंड किस पर है, वर्षा पर ही डिपेंड, इसलिए कौन कृषि कहलाएगा, वर्षाधीन कृषि कहलाता है। तो वर्षाधीन कृषि कितने, पोषित कृषि समझ में, उम्मीद करते हैं कि पोषित कृषि आपको समझ में आया हुआ है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शुष्क कृषि भूमि, कृषि एवं आर्द्र भूमि। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को शुष्क भूमि कहते हैं। जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उस भूमि को क्या कहते हैं, कृषि शुष्क भूमि कहते हैं। और 75, जहाँ, तो इसका उल्टा क्या होगा, जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए उसे क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। 75 से कम शुष्क भूमि, 75 से अधिक आर्द्र भूमि कहलाता है। कौन लाता है, कहलाता है। भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसलें के उदाहरण हैं। तो वर्षाधीन फसलें के उदाहरण कौन कौन से हैं, मोटे अनाज, जो डिपेंड करता है, कम हो वर्षा पड़ेगा तो भी उपज होगा, जैसे लाहड़, तिलहन, कपास, इसमें क्या है, मोटा अनाज है वह, और क्या वर्षा कम भी वर्षा हुआ तो हो पाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।